इजराइल को एक मजलूम कंट्री बता के, मतलब यहूदियों के साथ हुए जुल्म का नाजायज इस्तेमाल करके एक देश ऐसा मिडिल ईस्ट में बना लिया जिसने परमाणु हथियार बना लिए। वो यूएन का कोई भी कानून नहीं मानेगा। परमाणु हथियार बना भी लिए और रख भी लिए। रोज अपने चारों तरफ जितने भी देश हैं उनको धमकी, डराना, धमकाना, किसी के साथ भी कोई भी गुंडागर्दी का काम शुरू कर दिया। तो ये प्रोग्राम कब तक चलना था। और उससे भी बड़ी बात, फिलिस्तीन जो एक देश में जिसमें वो मेहमान थे, मतलब उसमें घर में घुसे और उनके बाद कुछ ही सालों में जो घर वाले थे उनसे ही कहने लगे हम आप बाहर जाओ, आपकी ज़मीन है हमारी, आप यहाँ रहोगे ही नहीं, गुलाम बन के भी नहीं रहोगे। ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो जिस जिस देश ने भी इसका विरोध किया, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो, सऊदी अरब, सब देशों ने इसका विरोध किया, सीरिया हुआ, सबको अपनी नाजायज़ ताकत से कैपिटलिस्ट सिस्टम के दबाव में लाके यूएन का जो चार्टर है जो इंसाफ और बराबरी पे बेस्ड है उससे हटकर उसकी धज्जियां उड़ा के और सब पे कब्जा कर रखा है एक तरीके से। वहां पे वही व्यक्ति ठीक है जो अमेरिका की बात मानेगा। जैसे सीरिया का एग्जांपल ही मैं आपको दे दूं, अभी जो आईएसआईएस के जो घोषित आतंकवादी थे, $25 मिलियन का जिनके सर पे इनाम था, रातों रात, जैसे यहाँ पे वो वॉशिंग मशीन आ जाती है ना, रातों रात वॉशिंग मशीन आ गई और वो बड़े बड़े लोगों के साथ जाके बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया, सीरिया के जो अभी राष्ट्र हेड है। तो अब वो आतंकवादी नहीं रहे एक ही रात में। तो बाकी सब जो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे वो आतंकवादी। तो जो एलिगेशंस लगती थी कि ये आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, ये जितने भी इस तरीके के आतंकवादी संगठन ये CIA और मोसाद द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनको भी बल मिला। सीरिया से तो एकदम डायरेक्ट सबूत लोग कहते हैं कि आ गया। लेकिन इन सब जगह हुआ क्या, ये बहुत समझने की बात है। अब आप कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में देख लें, नॉर्थ कोरिया में अमेरिका का कोई दखल अंदाजी नहीं है, वेस्ट की कैपिटलिस्ट की कोई दखल अंदाजी नहीं है। वियतनाम में क्या हुआ, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। फिलिस्तीन के लोगों ने बावजूद इसके कि उनके चारों तरफ जो लोग थे उन्होंने भी जो उनका पूरा साथ नहीं दिया, लेकिन ईरान एक ऐसी कंट्री रही जिसने फिलिस्तीन के लोगों के साथ, और फिलिस्तीन का मतलब सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है, अलग अलग जगहों पे फिलिस्तीन वाला कार्य हुआ है, हर जगह हुआ है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ पूरी दुनिया के मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम ईरान ने किया। ना सिर्फ किया बल्कि किसी न किसी और किसी बहुत बड़ी हद तक सक्सेसफुली किया और उनको ख़त्म नहीं होने दिया। तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट ताकतें हैं, जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, वो इस ईरान से कितनी ज़्यादा परेशान और कितनी ज़्यादा दुखी हुई। अगर ईरान भी ख़त्म हो जाए, मतलब दब जाए, इराक जैसा हाल हो जाए वहाँ का, तो दुश्मनी कैपिटलिस्ट ताकतों की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है उनसे। तो इसीलिए दुश्मनी बरकरार है। अब ये दुश्मनी का नतीजा है जो दुनिया आज, फिलिस्तीन के लोग और ईरान के लोग इस वक्त अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मैं ये बात बताने के लिए आप सब लोगों को बुलाया है। वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आज ईरान और फिलिस्तीन जो इनके ऊपर अग्रेशन हो रहा है, इस कैपिटलिस्ट ताकतों के, इस ज़ायनिस्ट ताकतों के हमले को रोकने में नाकाम हो जाता है, तो ये बाढ़ पूरी दुनिया के ऊपर आएगी। भारत उसका सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश होगा। ये भी मेरी एक ज़रूरत है जिसकी वजह से मैंने आज ये देश के लोगों को आगाह करने के लिए ये आप लोगों को तकलीफ़ दी है। इस दुनिया के हर एक नागरिक का ये फ़र्ज़ है, अगर वो ग़ुलाम नहीं बनना चाहता ज़ायनिस्ट ताकतों का, कैपिटलिस्ट ताकतों का, क्योंकि आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। आने वाला समय मनुष्यों का काम ही ख़त्म होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोट से ही काम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात पहुँच सकती है। तो अगर आज की तारीख में ईरान अगर हारता है
मैं ये कहूँगा अभी तक जो भी हुआ है उसमें कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईरान की बहुत बड़ी कोई जीत हो गई है, हालांकि उन्होंने बहुत मुश्किल और बहुत इम्पॉसिबल काम अभी तक किया है, लेकिन जीत हो गई है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आने वाला टाइम क्या अनफोल्ड करेगा ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए पूरी दुनिया को, सभी देशों को फ़िलिस्तीन के साथ और ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी है। मैं अब आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब जो इज़राइल है और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो पिछले 40 सालों से ईरान के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनका मकसद वही है किसी तरीके से वहाँ पे भी ज़ायनिस्ट ताकतों का कब्जा हो जाए, जैसा जॉर्डन और दूसरे देशों में इस वक्त है। तो वो रोकने का काम जो है वो ईरान देश कर रहा है। हालांकि ईरान में भी पूरी ताकत लगाई गई है ज़ायनिस्ट ताकतों द्वारा, वहाँ पे करप्शन फैलाई गई है और जो कुछ झटके लगे हैं बड़े बड़े, वो भी उनको जो अंदर करप्शन फैल गई है उसकी वजह से लगे हैं, वरना पूरी दुनिया का काम और भी ज़्यादा आसान होता। मतलब ईरान को पूरी दुनिया की मदद करने में और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता, आसानी रहती। अब हमारे सामने दो प्रकार की लीडरशिप हैं। एक तरफ है अभी जो एक बड़ा देश है अमेरिका, उसकी लीडरशिप है डोनाल्ड ट्रंप साहब, दूसरी तरफ है खामेनेई साहब। अब इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप साहब हैं उनको हम कैसे जानते हैं। एप्स्टीन फाइल्स का नाम आपने सबने सुना होगा ना। अभी एलन मस्क साहब ने भी एक तरीके से उनकी पोल खोल देने की एक धमकी सी दी थी उन्हें। डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुनिया जानने लगी, एक प्रोग्राम था दी अप्रेंटिस करके, जिसमें वो ट्रंप कंपनी में काम करने के लिए लोगों को बुलाते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे और उनका एक बहुत ही मज़ेदार सा प्रोग्राम था। देखने में तो मज़ेदार लगता था, लेकिन वो ड्रामेबाजी का प्रोग्राम था जिसमें उनका फेमस लाइन था, यू आर फायर्ड। तो वो उनकी मानसिकता दर्शाती है। उसके विपरीत खामेनेई साहब है, वो दुनिया की उस समय की भी सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ आंदोलन करके आयतुल्लाह खामेनेई साहब की क़यादत में उनसे सीख कर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपने ऊपर जानलेवा हमले झेल कर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब अभी उनकी सरकार गिरने वाली थी और वो जेल जाने वाले हैं। जैसे ही उनकी सरकार गिरेगी वो जेल जाएंगे लंबे समय तक, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है, पूरे दुनिया के जो ज्यूज़ थे उनको ये बहका के, और ये मैं महत्वपूर्ण विषय पे आ रहा हूँ कि इज़राइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इज़राइली यानी कि यहूदी नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतों के पास ऐसी ताकतें हैं, जो ऐसी ताकत है कि वो इन सारे देशों को मिडिल ईस्ट के दबा के, मार के, पीट के, उनका सारा पैसा चुरा के उन लोगों को दे देंगे जो इज़राइल के अंदर रहेंगे। और ये हुआ भी काफ़ी समय थे, लेकिन ये सब एक फ्रॉड के तहत हुआ, एक धोखाधड़ी के तहत हुआ। इज़राइल कभी भी वेस्टर्न ताकतों के बगैर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। ना बेंजामिन नेतन्याहू, ना इज़राइल की फ़ौज और ना इज़राइल के साइंटिस्ट, ना उनके जो वो बताते हैं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट है। ये सबसे बड़ा झूठ था। सारी की सारी वेस्टर्न ताकतें उनको एक अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसका पर्दाफाश अब जाके शुरू हुआ है। मिस्टर सेफ्टी जो कहे जाते थे वो आयरन डोम, और ये एक वही एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हो रही है। जैसे खैबर का दरवाज़ा था ना, जो उस समय के ज़ायनिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ये दरवाज़ा, और दुनिया भर को बताते थे कि ये दरवाज़ा ऐसा है जिसको कभी कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही वही कहानी क्या दोहराई जा रही थी, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये एक ऐसा चीज़ है, इसके बहकावे में रख के बहुत सारे लोगों को इज़राइल के अंदर बसाया। आज जब आयरन डोम, जैसे हज़रत अली ने खैबर का दरवाज़ा तोड़ा था ना, उसी आराम से जो आज ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा
उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाली कंट्री है, उसने भी ये आयरन डोम खैबर के दरवाजे की तरह एकदम ध्वस्त कर दी। ये उनकी टेक्नोलॉजी। आज तक जो ज़ायनिस्ट ताकतों ने हासिल किया है वो धोखाधड़ी से ही किया है। जैसे ट्रम्प साहब नेगोशिएशन टेबल पे थे, अभी 2 दिन बाद ईरान के साथ उनकी बातचीत और होनी थी, आगे बढ़नी थी। 2 दिन पहले धोखे से हमला कर दिया, और वो भी कोई मोसाद का बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ जो ईरान के अंदर उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स पाल रखे हैं जो लोकल ही हैं, पैसे देके उन्होंने अंदर की जानकारी और धोखाधड़ी से इस काम को अंजाम दे लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आयरन डोम छू, मोसाद का हेडक्वार्टर, जो वहाँ की सबसे बड़ी साइंटिफिक, एक जो बताते थे कि यहाँ पे हम सारी अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो गायब। हाइफा और अडानी जी का सारा पोर्ट गायब। हाइफा शहर एकदम तहस नहस। ये तब है जबकि जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो जब भी हमला करती हैं फ़िलिस्तीन पे, जैसे मजलूम होते हैं ना, जिनके पास हथियार नहीं होते, कुछ नहीं होता, बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, वो आम नागरिकों को मारने के लिए काम करते हैं। और ईरान का काम मुश्किल इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि वो आम नागरिकों को मार नहीं सकते। ऐसा नहीं कि उनके पास ताकत नहीं है मारने की, वो मुश्किल काम करते हैं नहीं मारने के लिए, नागरिकों को बचा के उनको अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो हज़रत अली के मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, और थोड़ा बहुत वो उस पर चलते भी हैं। देखिए, अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब का जो बहाना बनाया जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैंने जो आपको बैकग्राउंड बताया था, इस दुनिया में आज क्या देखा जा रहा है, जो भी चोरी से, छुप के, किसी से खरीद के एटम बम ले लेता है, फिर वो चाहे कुछ भी गंदी घिनौनी हरकत करे, जैसे पाकिस्तान देश है ना, आतंकवाद किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। और मोदी जी भी अपनी वजह से, और ये बड़े दुख की बात है, मैं आखिर में 2 मिनट उस पर ही बोलूंगा, वो रुक जाते हैं ट्रम्प साहब के कहने से अडानी जी को बचाने के लिए। और उसका बहाना क्या बनता है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है, एटॉमिक वॉर हो जाती है। तो ये देखा गया है कि जिस भी कंट्री ने चोरी छुपे से भी बम ले लिया, वो सेफ हो जाता है किसी ना किसी हद तक कुछ भी करने के लिए। लेकिन ईरान अगर रुक रहा है एटॉमिक बम लेने से, तो वो यही खमीनाई साहब हैं जिनका फतवा है। वरना एटॉमिक बम लेना आज के दौर में किसी भी देश के लिए जिसके पास पैसे हैं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये बात पूरी दुनिया को पता है, और मैं भी इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ईरान तो खमीनाई साहब के फतवे की वजह से बंधा हुआ है, लेकिन जो इजराइल के चारों तरफ दूसरे देश हैं, उनको एटम बम लेना किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी है, जब तक इजराइल के पास एटम बम हैं, और वो लेंगे। सऊदी अरब के पास कम पैसे हैं क्या? आपको क्या लगता है सऊदी अरब की जनता, वहाँ के जो शासन करने वाले हैं, उनकी बात पे भरोसा करके आराम से बैठी रहेगी कि जी अमेरिका आके हमें बचा लेगा, नाटो बचा लेगा? इजराइल के पास जो एटम बम है वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि अमेरिका बंद कर लेगा। अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशन के टाइम पे अमेरिका ने अपनी, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की गलती है इसमें, अपनी ज़बान की वैल्यू ही ख़त्म कर दी। जब नेगोशिएशन टेबल पे हैं, ये दिखा दिया कि मेरे कंट्रोल में इजराइल नहीं है, इजराइल मेरी भी नहीं सुनता, ये अमेरिका ने अपने आप को साबित कर लिया है। लेकिन खुशी की बात अब यहाँ ये है कि अमेरिका में इस समय नो किंग नाम का एक प्रोटेस्ट चल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के खिलाफ, और उसका मेन मुख्य वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो इलेक्शन जीतते टाइम प्रॉमिस किया था ना कि हम किसी और देश के लड़ाई में टांग नहीं अड़ाएंगे, उससे वो हट रहे हैं। वहाँ की जनता ने, और 80% रिपब्लिकन, यानी कि जैसे बीजेपी यहाँ पार्टी है, मोदी जी के खिलाफ अगर 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग हो जाएं, वैसी स्थिति ट्रम्प साहब के लिए रिपब्लिकन पार्टी में है कि आप ईरान पे हमला नहीं करोगे। वैसी स्थिति 60% देश की जनता, अमेरिका देश की जनता ईरान से युद्ध करने के खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ काम करने से अमेरिका को रोक रही है, ऐसा वहाँ का सर्वे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़ायनिस्ट ताकतें करप्शन के बेस पे एप्स्टीन फाइल जो वहाँ बनाते हैं ना, ये जो तरह तरह की फाइल, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमारे मोदी जी के लिए भी बोलते हैं, चाइना में उनकी कोई वीडियो बनी हुई है क्या, ये तो आप उनसे ही पूछिएगा। ब्लैकमेल करके ट्रम्प साहब, जिनका
मुख्य चुनावी मुद्दा ही ये था कि वो किसी और देश में अमेरिका के फौजी नहीं भेजेंगे। आज तरह तरह की बातें करने पे मजबूर हैं। अमेरिका की जनता बड़े प्रोटेस्ट कर रही है इसको रोकने के लिए।